वेलकम बैक। 2006 तक अमरीकी तफ्तीशकारों को यकीन हो चुका था कि वो जिसके खिलाफ केस तैयार कर रहे हैं वो न सिर्फ ताकतवर है बल्कि बेहद असर वाला है। एक अरबपति शख्स, समाजी हलकों में मारूफ, सियासतदानों, कारोबारी शख्सियात और शाही खानदानों तक रसाई रखने वाला शख्स। लेकिन एक चमकती हुई जिंदगी के पीछे एक तारीक दुनिया छुपी हुई थी। नाबालिग लड़कियों का इस्तेहसाल, धमकियां, खामोश माहिदे और ऐसा इंसाफ जो आम लोगों के लिए कभी दस्तयाब नहीं होता। तफ्तीशकारों के पास मुतासिरीन के बयानात थे, जिस्मानी शवाहिद थे, रिकॉर्ड्स थे, FIA भी शामिल हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि अब इंसाफ होने वाला है। लेकिन जो आगे हुआ वो अमरीकी कानूनी तारीख के सबसे मुतनाज़ा फैसलों में शुमार किया जाता है। फ्लोरिडा के शहर पाम बीच में पुलिस को सबसे पहले 2005 में शिकायतें मौसूल होना शुरू हो गईं। एक मां ने रिपोर्ट की कि उसकी 14 साला बेटी को एक अमीर शख्स के घर में बुलाया गया, जहां उसे मसाज के बहाने जिनसी अमल पर मजबूर किया गया। शुरू में पुलिस को यकीन न आया, मगर फिर एक और लड़की सामने आई, फिर तीसरी, फिर चौथी। हर कहानी एक दूसरे से मिलती जुलती थी। एक बड़ा महल नुमा घर, कम उम्र लड़कियां, नकद रकम और खामोश रहने का दबाव। पुलिस ने खुफिया तौर पर दर्जनों मुतासरीन के इंटरव्यूज रिकॉर्ड करवाए। लड़कियों ने बताया कि उन्हें स्कूल से भागकर बुलाया जाता था, उनके फोन जब्त किए जाते थे और इन्हें नेटवर्क के जरिए दूसरी लड़कियों को बुलाने पर मजबूर किया जाता था। ये कोई इनफरादी जुर्म नहीं था, ये एक मुनज़्ज़म निज़ाम था। जल्द ही मामला मुकामी पुलिस से निकलकर FIA और वफाकी प्रोसिक्यूटर्स तक पहुंच गया। वफाकी हुकाम ने सोचा कि ये सिर्फ एक जिनसी इस्तेहसाल नहीं, बल्कि ये इंसानी स्मगलिंग, नाबालिगों के खिलाफ जिनसी जराइम और मुनज़्ज़म जराइम की साजिशों का केस बन चुका है। अगर ये केस अदालत में होता तो एप्स्टीन को उम्र कैद या इससे भी ज्यादा सजा हो सकती थी। मुतासिरीन लड़कियां गवाहियां देने के लिए तैयार थी। कुछ ने कहा कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम चाहते हैं कि दुनिया को सच मालूम हो। लेकिन इस वक्त एक और ताकत काम कर रही थी, वो थी एप्स्टीन का असर और रसूख। वो सिर्फ अमीर नहीं था, बल्कि वो ताकत के मराकिज तक रसाई रखता था। यही वो लम्हा था जहां ये केस इंसाफ से हटकर ताकत की सियासत बन चुका था। 2007 में अचानक केस की सिमत बदल गई। मुकदमा जो उम्र कैद तक लेके जा सकता था, अचानक बंद हो गया। इसके बदले एप्स्टीन को एक प्ले डील दे दी गई, ऐसी डील जो कानूनी माहिरीन के मुताबिक तकरीबन बेमिसाल थी। इस डील के तहत एप्स्टीन ने सिर्फ 2 रियासती इल्जामात कबूल किए, जिनमें से एक नाबालिग से जिस्म फरोशी का इल्जाम था। वफाकी हुकूमत ने वादा किया था कि वो एप्स्टीन पर और इसके मुमकिना साथियों पर किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं चलाएंगे। सबसे हैरान कुन बात, मुतासिरीन को इस डील के बारे में बताया ही नहीं गया। ये अमरीकी कानून के खिलाफ था, लेकिन फिर भी इस डील को खुफिया रखा गया और सजा एप्स्टीन को सिर्फ 18 माह की कैद सुनाई गई। लेकिन हकीकत में उसने सिर्फ 13 माह जेल में गुजारे, वो भी इस तरह कि वो 12 घंटे जेल से बाहर अपने दफ्तर जा सकता था। ये सहूलत आम कैदियों को नहीं मिलती। मुतासरीन में से बाद में एक ने कहा कि एप्स्टीन तो जेल में था ही नहीं, वो सिर्फ रात गुजारने आता था और सुबह वापस चला जाता था। ये इंसाफ नहीं था, बल्कि ये ताकत का तहफ़्फ़ुज़ था। ये सिर्फ एक शख्स को बचाने का मामला नहीं था, बल्कि ये पूरे निज़ाम की खामोशी थी। कई साल तक ये डील खुफिया रही, लेकिन 2010 में जर्नलिस्ट ने ये फाइल्स खोलना शुरू कर दी। जब 2018 में तफसीलात अवाम के सामने आई तो गुस्सा पूरे अमेरिका में फैल गया। लोगों ने पूछा कि एक ऐसा शख्स जो दर्जनों नाबालिग बच्चों का इस्तेहसाल करे, वो 13 माह में कैसे आजाद हो गया। कानूनी माहिरीन ने बताया कि ये डील आम शहरियों को कभी नहीं मिल सकती थी।
متاثرین نے بتایا کہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ کیس کب ختم ہو گیا۔ ہم عدالت جانے کے لیے تیار تھے مگر ہمیں موقع ہی نہیں دیا گیا۔ ایک متاثرہ خاتون نے کہا کہ ایسا لگا جیسے ہمیں ایک بار پھر خاموش کرا دیا گیا ہو۔ میڈیا میں سوالات اٹھنے لگے، کیا ایپسٹین کے بااصل لوگوں نے دباؤ ڈالا؟ کیا سیاستدانوں، وکلا اور طاقتور اداروں نے بچا لیا؟ اور سب سے بڑا سوال، اگر یہ شخص اکیلا تھا تو اس کے نیٹ ورک پر تحقیق کیوں نہیں ہوئی؟ یہ کیس صرف ایک مجرم کی کہانی نہیں رہا بلکہ انصاف کے نظام پر ایک بڑا سوال بن چکا تھا۔ 2009 کی رہائی کے بعد ایپسٹین دوبارہ اپنی شانہ شان زندگی میں واپس آ گیا۔ پرائیویٹ جیٹس، مہنگے جزیرے، نیو یارک اور پیرس میں محل نما گھر، باہر کی دنیا کو ایسا لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ لیکن متاثرین کے لیے یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ کئی لڑکیاں ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور معاشرتی شرمندگی کے ساتھ زندہ تھیں۔ کچھ لڑکیوں نے خود کو الزام دیا، کچھ لڑکیوں نے خاموشی کا فیصلہ کیا اور کچھ نے تو لڑنے کا فیصلہ کیا۔ صحافی خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے عدالتی دستاویز حاصل کیے، سابق ملازمین کے انٹرویوز لیے اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ پلے ڈیل کس نے منظور کی تھی، کس نے دباؤ ڈالا تھا اور کیوں۔ رفتہ رفتہ سب معلوم ہونا شروع ہو گیا۔ 2014 کے بعد متاثرین نے مقدمے درج کرنا شروع کر دیے۔ کچھ نے ایپسٹین کے خلاف، کچھ نے اس کے ساتھیوں کے خلاف اور کچھ نے حکومت کے خلاف۔ صحافیوں نے پرانی فائلز کھنگالی، انہوں نے وہ ای میل حاصل کی جو اس پلے ڈیل کے پیچھے کی گئی تھی۔ یہ سب کچھ عوام کے سامنے آنے لگا۔ لوگوں نے سوال پوچھا کہ کیا امریکی قانون سب کے لیے برابر ہے یا صرف طاقتور لوگوں کے لیے نرم؟ کانگریس میں تحقیقات کا مطالبہ ہوا، عدالتوں پر پرانے فیصلوں پر نظر ثانی کی بات ہوئی۔ یہ کیس دوبارہ زندہ ہو چکا تھا اور پھر آیا 2019 جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی، یہ تو ایک شروعات تھی ایک عالمی طوفان کی۔ 2019 میں جیفری ایپسٹین کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، اس بار وفاقی الزامات کے تحت۔ دنیا بھر میں ہیڈ لائنز بنی اور پھر ایک ایسی موت جس نے پہلے سے موجود سوالوں کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔